और विनोद लांबा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर हैं। विनोद, आपके पास अगर कोई सवाल हो, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हों, तो बजट पर आप भी अपना पक्ष रखिए और आपके साथ जुड़े लोगों से बातचीत जरूर कीजिए। देखिए हार्दिक, शुक्रिया। बात कर रहे हैं इस बजट पर, और बजट का आकलन उन लोगों से भी करना बेहद ज़रूरी है जो पूरी इस बजट के भाषण में लोकसभा में मौजूद थे। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। एमपी साहब, आपने पूरा भाषण सुना, अभी भाषण सुना, और खुद आप सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बारीकी आस्पेक्ट जनता समझना चाहती है, सुनना चाहती है, आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ओवर टू यू। नहीं, आज का जो बजट प्रेजेंट किया आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसको अंग्रेज़ी में शब्द इस्तेमाल करें तो होलिस्टिक बजट एक है। वो ठीक है कि एक बजट एक साल का ही लेखा जोखा होता है, तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, रिसोर्सेज जो हैं उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद करीब करीब हर वर्ग को के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी खासी इसमें राहत भी दी गई है। पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से यदि बात करें तो उसके अलावा किसानों का भी इसमें विशेष ख्याल रखा गया है, और जो हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ है। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक बड़ा मेजर जो विज़न दिया गया है वो है IT गवर्नेंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और जो स्किल डेवलपमेंट है उसको और एक रिन्यूड तरीके से उसको एक पुश देने का प्रयास इसमें किया गया है। और निसंदेह एक इसमें जो मुझे बहुत निजी तौर पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसा आप सबको ज्ञात है कि कल विपक्षी दलों ने ये एक आरोप लगाया जब राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया कि पॉलिटिकल भाषण था, चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाषण था। आज का यदि आप बजट जो देखेंगे उसमें कहीं से आपको इस तरह की कोई खुशबू नहीं आएगी कि इसमें कोई पॉपुलिज्म है, लोगों को इलेक्शन के प्रति रिझाने का प्रयास किया गया हो। तो उस नाते एक बड़ा बैलेंस्ड और एक बहुत अच्छा बजट आज हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया। इनकम टैक्स का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष हैं, और मीडिया होने के नाते तमाम लोगों से हम इस पर रिएक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ निकल कर आई जो टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, उसमें जो इनकम टैक्स का जो दायरा होता था वो वापस ले लिया गया है। किसानों का इस तरह से इसमें कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं के लिए जो सेविंग की बात है, जो सेविंग के लिए प्रोत्साहन करने की बात है, उस ओर से हटाते हुए जनता को कहीं ना कहीं यूरोपियन कल्चर पर ले जाने की बात। मैं सांसद बात कर रहा हूँ सुशील गुप्ता की, उन्होंने कहा कि जो टैक्स स्लैब में छूट है ना, वो भी वाकई में छूट नहीं है, क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती थी उसमें कमी कर दी गई है। नहीं, देखिए, उसका फाइन प्रिंट क्या है वो तो बाद की बात है, वो तो जब टैक्स एक्सपर्ट्स आएंगे वो ही बता पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो स्पीच जो मैंने देखी और जिसका टेक्स्ट भी मेरे पास है, तो उसमें तो बड़ा सीधा सीधा है कि ये जो टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख की गई है। तो सीधा सीधा एक लाभ दिया गया है। 9 लाख तक यदि आपकी इनकम है सालाना, 9 लाख तक की, उस पे आपको करीब 15,500 या कितने रुपए का एक बेनिफिट मिल रहा है। उसके आगे यदि आप उसको 15 लाख तक ले जाएं तो वो बेनिफिट और आपका उसी नाते बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब उसके अंदर और क्या क्या बारीकियां हैं वो तो जब पूरा बजट जब सामने आएगा उससे ही देखा जा सकता है। लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने खुद कहा कि ये जो टैक्स रिबेट्स जो दिए गए हैं, जो नया स्लैब सिस्टम किया गया है, और जो मिनिमम टैक्सेबल इनकम की लिमिट जो बढ़ाई गई है, तो कुल मिला के सरकार उससे करीब 35,000 करोड़ का जो उसकी आमदनी होती थी इस मद में, वो कम होगी। तो ये कहना कि ये 35,000 करोड़ कोई छोटी चीज़ है, तो ऐसा तो नहीं है। बड़ा सीधा एक बेनिफिट दिया गया है। उसके अलावा आपने किसानों का जिक्र किया। किसानों के लिए बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। यदि बात करें तो एक एक्सेलरेटर फंड का जिक्र किया गया है, जो यदि कोई जैसे इंडस्ट्री में या IT में स्टार्टअप का जो मुद्दा या विषय है, उसी तरह की चीज़ ये एग्रीकल्चर में भी लाई जा रही है। इस प्रकार से पंचायत स्तर तक कोऑपरेटिव के माध्यम से
स्टोरेज फैसिलिटी, उसका गोडाउन की संज्ञा आप दे सकते हैं, वो एक क्रिएट करने की बात है, ताकि किसान जो है वो सीधा का सीधा अपनी जो उसकी फसल है वो सीधा उसे मंडी में लेकर ना जाए। यदि वो उसको रोक सकता है तो उन गोदामों का इस्तेमाल कर सके, ताकि आने वाले समय में उसे बेहतर कीमत मिल सके। तो इस प्रकार की बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो बजट, ठीक है हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है पूरी तरह से टैक्स और रिबेट और इन सब आप चीज़ों पर, एग्रीकल्चर के नाम पर कर्ज माफ़ी बजटों में अनाउंस होती आई थी, जितना मैं पढ़ा हूँ 16-17 साल के करियर में। ऐसा कुछ सीधा जो लाभ है किसानों को मिलता हुआ नज़र आता हो, वो आप बताएं। आपने कहा कि स्टोरेज की और उसको कहीं ना कहीं और ऑर्गेनाइज करने की जो बात मुझे इस पूरी कन्वर्सेशन में समझ में आई, एग्रीकल्चर का आप उस परिवार से आते भी हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। जिस तरह से गन्ने की बात की गई, गन्ने का हाल फिलहाल में देखा आपने कितना विरोध हरियाणा में हुआ, हालांकि 10 रुपये बढ़ाकर उसे रोक दिया गया। सीधी अन्नदाता टिकैत साहब का नाम मैं अगर ले लूँ, उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं है यहाँ तो करदाता का थोड़ा बहुत कर दिया होगा, अन्नदाता तो खाली छोड़ दिया। नहीं, अगर आप ये सोचें कि बजट में कृषि की बात हो और वो कृषि की बात तभी समझ में आए यदि उसके अंदर कर्जे माफ़ी की बात हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी 15-20 साल में एक बार होती हो। आप बताइए पिछले बार आपने कर्ज माफ़ी बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कब सुनी थी? बहुत लंबा समय हो गया। तो बात यह है कि किसान को स्वावलंबी बनाने की बात है, ना कि उसको बैसाखियां देने की बात। ये जो कर्जे माफ़ी वगैरह है, ये एक बड़ा टेम्पररी शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ रिलीफ होता है। ये उससे ना तो कृषि का कोई फ़ायदा होता, ना किसानी का कोई फ़ायदा होता। क्या देख रहे हैं आप इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो करीब 20 लाख करोड़ इसमें एस्टिमेटेड है जो किया जाएगा। उसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि डायरेक्ट बेनिफिट की भी यदि बात की जाए तो 11.5 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ 40 लाख किसानों को डायरेक्ट पीएम किसान के माध्यम से करीब 2 लाख करोड़ रुपया बांटा जा चुका है, यदि आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें। तो वो सारी चीज़ें हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप ये अगर कहना चाहें कि कोई बिग बैंग चीज़ नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है। और जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बजट जो हो वो बिग बैंग ही हो। और ख़ास तौर पे मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2-2.5 साल से जो एक पूरी दुनिया में और हमारे देश में एक जो विकराल स्थिति पैदा हुई थी कोरोना की वजह से, और पिछले पूरे 1 साल से युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी हुई है, यदि उस सब को ध्यान में रखें, उसके बावजूद हमारी इकॉनमी के सारे फंडामेंटल स्टेबल हैं। और आज के दिन भी दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनमें हम सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी है। मेंटेन रखने में कामयाब रहेगा इस तरह का बजट जो बड़ी पिक्चर देखिए, बिल्कुल। अन्यथा यदि इसको एक पॉपुलिस्ट रूप दे दिया गया होता और जिसको हम बोलें बंदर बांट कर दी होती या रेवड़ियां बांट दी गई होती, तो वो आज के दिन हो सकता है लोगों को बड़ी सुखदाई लगती, लेकिन आने वाले समय में बड़ा कष्ट देती हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। पैसा तो जो है जितना होगा आदमी को उतना ही पाँव पसारना चाहिए। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने जो आज जो फिस्कल डेफिसिट की भी जो बात की, जिसको फिलहाल 6.5% पे किया गया है, उसका इस बजट में टारगेट जो है वो 5.9% किया गया है और 2025-26 तक उसे 4.5% की लिमिट में लाने की बात है। तो ये फिस्कल प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, अपना पाँव उतना पसारो जितनी आपकी चादर हो, वो बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल बजट कह दूं इसे एक शब्द में? प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बजट है जी। इसमें कोई ऐसी बात आपको नज़र नहीं आएगी जो एक मुंगेरी लाल के सपने वाली बात हो। लेकिन हाँ, एक विजन ज़रूर दिया गया है कि अमृत काल में आने वाले 25 साल में, जब हम 100 साल हमारी देश की आज़ादी को हो जाएंगे, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस पथ पे जाना चाह रहे हैं, उसका बिल्कुल इसके अंदर खूबसूरती से उल्लेख है।